हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। इंग्लिश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। कछुआ बहुत धीरे धीरे चला और रेस जीत गया, लेकिन खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, बीच में जाकर के रुक गया। इस कहानी से आप शिक्षा ले सकते हैं कि जीवन में यदि आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंसी बना करके कार्य करते रहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी, बजाय कि एक साथ में कार्य करने के। चलिए प्रारंभ करते हैं पार्ट 5। अब तक पार्ट 1 से लाके पार्ट 4 तक फर्म के समापन के संबंध में बहुत सी बातें आपने सीखी है, साथ ही 2 महत्वपूर्ण प्रश्न भी किए हैं। आज जो बिंदु मैं लेने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साझी जो कि दिवालिया हो जाता है, उसके दिवालिया होने पर घाटे को किस अनुपात में बांटा जाए, और इसके लिए हम समझेंगे गार्नर बनाम मरे का बहुत ही महत्वपूर्ण केस। तो चलिए समझते हैं कि साझेदार का दिवालिया होना क्या होता है और घाटा क्या होता है। साझेदार का दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। जब किसी साझेदार के पूंजी खाते का डीआर शेष है, देखिए पहली बात है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला और उस साझी के पूंजी खाते का बैलेंस कौन सा हो रहा है, डेबिट, अर्थात डीआर का योग अधिक है, सीआर का योग कम है, दोनों का डिफरेंस निकलता है, तो यह कहलाता है डेबिट शेष। तो वह फर्म को उतनी राशि का भुगतान करेगा। इस बात को समझिए। मान लीजिए एक्स और वाई दो साझी हैं। वाई के पूंजी खाते का डेबिट शेष है कितना, 5000। क्लियर। इसका मतलब क्या है, डीआर और सीआर का डिफरेंस निकाला, वह हो गया 5000। तो 5000 रुपीज़ वाई को लेकर आने पड़ेंगे। अगर वो लेके आता है तो हम एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि वह अपने निजी साधनों से राशि लाने में समर्थ नहीं है तो न्यायालय ऐसे साझी को दिवालिया, इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है। अब आपको दिवालिया का मतलब समझ में आ रहा होगा। साझी के पूंजी खाते का शेष डेबिट है और वह राशि वह निजी साधनों से लाने में समर्थ नहीं है। ऐसे में न्यायालय के पास अगर वो जाता है तो न्यायालय उसे दिवालिया घोषित कर देता है कि भाई इसके पास में अब कोई राशि नहीं है, चुकाने में समर्थ नहीं है। दिवालिया साझेदार के पूंजी के घाटे को सक्षम साझी वहन करते हैं। सक्षम साझी के तात्पर्य वे साझी जिनके पूंजी खाते का बैलेंस सीआर है, तो वे साझी दिवालिया साझी के पूंजी के घाटे को वहन करेंगे। वहन करने का अनुपात क्या रहेगा, लाभ विभाजन अनुपात या पूंजी अनुपात, या उन्होंने डिसाइड किया हो साझेदारी संलेख में जो भी डिसाइड किया है उस अनुपात में दिवालिया साझी के पूंजी के घाटे को बांटा जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। गार्नर बनाम मर्रे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और इस केस की सारी बारीकियां आपको समझनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में और प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न स्थान पर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हम समझते हैं इस केस को बहुत ही बारीकी से और इसके तथ्यों को। सबसे पहली बात, इस केस से पूर्व दिवालिया साझी की पूंजी के घाटे को सक्षम साझेदार लाभ अनुपात में बांटते थे। इसका तात्पर्य यह है कि अगर ये नियम लागू नहीं होता है तो पूंजी के घाटे को सक्षम साझी उनके लाभ अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे, और इस केस से पहले भी यह कार्य होता था। गार्नर बनाम मर्रे के केस की जो प्रमुख बातें हैं, यह सन 1903 इंग्लैंड की अदालत में एक केस आया। पहली बात है 1903 का केस है
और इंग्लैंड की अदालत में यह केस आया। तीसरा साझी विलिकन्स था। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि गार्नर बनाम मर्रे केस में थर्ड पार्टनर कौन था, तो कौन था? विलिकन्स। क्लियर? इनका जो लाभ अनुपात है वह था 1-1-1, अर्थात तीनों साझियों का लाभ विभाजन अनुपात बराबर बराबर था। 30 जून 1990 को फर्म का विघटन हो गया। तो फर्म के विघटन पर सारी संपत्तियों से वसूल करके लायबिलिटीज का भुगतान किया। तो ऐसी स्थिति में बचे हुए खातों का बैलेंस क्या है, देखिए बैलेंस शीट में। कैपिटल गार्नर की है 2500 पाउंड, मर्रे की है 314 पाउंड। असेट्स में देखिए कैश हमारे पास में है इतना पाउंड, और विलिकन्स के पूंजी खाते का जो डेबिट शेष है वो है 263। लॉस ऑन रियलाइजेशन है 635 पाउंड। तो इस प्रकार से 263 पाउंड तो डेफिशिएंसी है किसकी? विलिकन्स की, और रियलाइजेशन का लॉस अभी बांटना बाकी है। अब देखिए तथ्य क्या बनते हैं। विलिकन्स दिवालिया घोषित हो गया और उससे कुछ भी वसूल नहीं हुआ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गार्नर बनाम मरे में कौन साझी दिवालिया हुआ? तो दिवालिया हुआ थर्ड पार्टनर विलिकन्स, और वह कुछ भी लाने में असमर्थ था। विलिकन्स का जो दायित्व है वह हम ज्ञात करते हैं 263 पाउंड तो उसका डेबिट शेष है, और जो रियलाइजेशन का लॉस है उसमें उसका हिस्सा 1/3 212 पाउंड। तो ये राशि और ये जोड़ते हैं तो आता है 475 पाउंड। 475 पाउंड उसको लाना था और वह नहीं ला पाया, और न्यायालय ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया। मर्रे ने न्यायालय को विलिकन्स के घाटे का पूंजी अनुपात में बांटने का अनुरोध किया। अब समझिए कि न्यायालय में केस किसने दायर किया? मर्रे ने। क्या दायर किया कि विलिकन्स के पूंजी के घाटे को लाभ अनुपात में अर्थात बराबर बराबर न बांट करके पूंजी के अनुपात में बांटें। अब पूंजी का अनुपात क्या बनता है? देखिए 2500 पाउंड 314 पाउंड। तो अगर अपन मोटे मोटे रूप में देखें तो 25:3 में अगर इस घाटे को बांटते हैं तो मर्रे को कम से कम राशि वहन करनी पड़ेगी। ये तथ्य जो मैंने आपको बताए हैं इसको एक बार रिपीट करके फिर से देखिए। अब समझते हैं कि आखिर यह केस दायर क्यों हुआ। विलिकन्स का कुल घाटा 475 पाउंड है। यदि गार्नर व मरे इस लाभ अनुपात में बांट देते हैं अर्थात 1:1 के अंदर, तो क्या स्थिति आती है? देखिए शेयर ऑफ गार्नर एंड मरे 475 इंटू 1/2 238 पाउंड प्रत्येक साझी को वहन करने पड़ेंगे। बैलेंस ऑफ गार्नर अर्थात अगर हम विलिकन्स के पूंजी घाटे को वहन करें और वसूली की हानि को वहन करें तो गार्नर के पूंजी खाते का शेष क्या आता है? 2500 पाउंड उसका बैलेंस है, 238 पाउंड विलिकन्स से हटा और 212 पाउंड जो है रियलाइजेशन लॉस। तो इसका सीआर बैलेंस आता है 2050 पाउंड। क्लियर? अब देखिए मर्रे की पोजीशन क्या है। 314 पाउंड बैलेंस है, 237 पाउंड जो है विलिकन्स से घाटा और 211 पाउंड है रियलाइजेशन लॉस। तो जो इसका बैलेंस है वह बन जाता है डीआर बैलेंस, और यह बैलेंस बनता है 134 पाउंड। तो कहाँ तो मर्रे का बैलेंस था सीआर अर्थात समापन पर उसको राशि मिलने वाली थी, और कहाँ विलिकन्स के घाटे को वहन करने से उसके पूंजी खाते का बन गया डेबिट शेष और उसको राशि लानी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में मर्रे ने न्यायालय में केस दायर किया। केस ये दायर हुआ कि उस घाटे को पूंजी के अनुपात में बांटा जाए, और इत्तेफाक से जो पूंजी का अनुपात बनता है वह अप्रोक्स क्या बनता है? 25:3। देखिए यदि गार्नर और मरे इसे पूंजी अनुपात में बांटते हैं तो पूंजी का अनुपात बैठता है 25:3,
अर्थात घाटे के 25 हिस्से लेने पड़ेंगे गार्नर को और केवल 3 हिस्से लेता है मर्रे। देखिए बैलेंस ऑफ गार्नर 2500 में से 424 पाउंड जो है वो वहन होंगे किसके, विल्किंस के पूंजी का घाटा 25 से, और 212 रियलाइजेशन लॉस है, तो इसका सीआर बैलेंस बनता है 1864 पाउंड। मर्रे की पोजीशन क्या होती है, 314 पाउंड बैलेंस है, 51 पाउंड ही विल्किंस का घाटा इसे वहन करना पड़ेगा, रियलाइजेशन लॉस 211 पाउंड और इसका सीआर बैलेंस बनता है 52 पाउंड, अर्थात उसको राशि देने के स्थान पर उसे राशि मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में उस न्यायालय में केस दायर किया। अब देखिए मुकदमे में दिया गया जो डिसीजन है उसका स्पष्टीकरण समझते हैं कि निर्णय क्या हुआ। पहली बात है, दिवालिया साझी के पूंजी की कमी को शेष सक्षम साझी जिनका सीआर शेष है पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। तो पहली बात आई है कि समर्थ साझी पूंजी के अनुपात में उस घाटे को वहन करेंगे, किसको, दिवालिया साझी के पूंजी के घाटे को। दूसरी बात है कि सक्षम साझी वसूली की हानि रियलाइजेशन लॉस में अपने भाग को नगद लाएंगे। यह न्यायालय का डिसीजन था। अब समझते हैं कुछ बातें जो इससे प्रभावित हुई है। पूंजी से तात्पर्य समापन के पूर्व पुस्तक में दिए गए शेष से है। देखिए अब आपको निकालना है कैपिटल रेशो, तो पूंजी कौन सी ली जाए, तो समापन से पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल के बैलेंस है वह लेना है। लेकिन यहाँ समझना यह है कि पूंजी खाते दो तरह से रखे जाते हैं, एक तो स्थिर विधि से और एक परिवर्तनशील विधि से। स्थिर विधि से है तो पूंजी के शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप पूंजी के बैलेंस का अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन अगर परिवर्तनशील विधि है तो आपको करना यह है कि जो अवितरित लाभ हानि है वह बांटने के पश्चात जो बैलेंस आता है उस अनुपात के अंदर बांटेंगे। तो परिवर्तनशील विधि में अवितरित लाभ हानि का समायोजन करने के बाद जो बैलेंस निकले उसके अंदर बांटेंगे। किसी साझी के पूंजी खाते का बैलेंस समापन से पूर्व डीआर है और वह सक्षम साझी है तो उसे दिवालिया साझी के पूंजी के घाटे को वहन नहीं करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। मान लीजिए 4 साझेदार हैं ए, बी, सी और डी। सी और डी के पूंजी खाते का शेष है डेबिट, डी हो गया दिवालिया, तो डी के दिवालिया होने पर उसके पूंजी के घाटे को केवल ए और बी वहन करेंगे, सी वहन नहीं करेगा। सी अपना डेबिट शेष नगद लेकर आएगा। वसूली की हानि नगद लाना सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह एक सिद्धांत की बात है। वसूली की हानि लेकर आना और पुनः सक्षम साझी को देना, ऐसा कार्य नहीं करना है। क्लियर। लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, प्रश्न में स्पष्ट सूचना के अभाव में गार्नर वर्सेस मरे रूल लागू होगा। इस बात को आप समझें। कई बार प्रश्न में स्पष्ट होता है कि नियम लागू होगा या नियम लागू नहीं होगा, तो नियम लागू नहीं होता है तो लागू नहीं करें और लागू होता है तो लागू करें, लेकिन दोनों सूचना नहीं है तो आप लागू करेंगे। तो मुख्य बातें फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहली बात, किसी साझी के पूंजी का शेष अगर डेबिट है और वह साझी निजी संपत्तियों से राशि लाने में असमर्थ है तो ऐसा साझी कहलाता है दिवालिया। और दिवालिया साझी के पूंजी के घाटे को गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होने से पहले लाभ अनुपात में बांटा जाता था, लेकिन यह नियम लागू होने के पश्चात सक्षम साझी पूंजी के अनुपात में इसे वहन करते हैं। तो प्रश्न हल करते समय ध्यान रखें, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम अगर आता है तो आप पूंजी का बैलेंस निकालें। बैलेंस निकाल तात्पर्य यह है, अगर पूंजी खाते स्थिर विधि से हैं तो ऐसी स्थिति में जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी है उसी अनुपात में कर दें, और अगर पूंजी खाते परिवर्तनशील विधि से हैं तो अवितरित लाभों और हानियों का समायोजन करें। जो बैलेंस आएगा उसका अनुपात निकालें, उस अनुपात में पूंजी के घाटे को बांटना है। एक और बात, अगर किसी साझी
कि खाते का शेष डेबिट है लेकिन वो सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में वह पूंजी घाटे को वहन नहीं करेगा। इस पार्ट को फिर से प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक बार रिवाइंड करें, एक एक बिंदु को अच्छे से समझें और अपनी पुस्तक में जो इस तरह का प्रश्न है उसको हल करें। अगला पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर हम लेने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न और गार्डनर बनाम मरे नियम को अच्छे से समझेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ में और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। नमस्कार।